वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स ज्यादातर लोगों को इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप कम्युनिकेशन, बार्गेनिंग और रिजेक्ट किए जाने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने न्यूज़पेपर की राइटर को सलाह दी थी जो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती थी, मैं हर किसी को वो सलाह देना चाहूंगा। टेक्निकल रूप से एक्सपर्टीज हासिल करने के कुछ मजबूत और कुछ कमजोर पहलू हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं, पर वे दूसरे लोगों के साथ इफेक्टिव तरीके से बात नहीं कर पाते और नतीजा ये है कि उनकी इनकम बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे 1 साल तक बेचने की कला यानी आर्ट ऑफ सेलिंग सीख लें। चाहे वे कुछ भी न कमाएं, पर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएंगी और ये अनमोल चीज है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले इंसान होने के अलावा हमें अच्छा टीचर और अच्छा स्टूडेंट होने की भी जरूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के लिए साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। फाइनेंशियल या प्रोफेशनल स्ट्रगल के मामलों में देने और लेने में बहुत कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे स्टूडेंट हैं और न ही अच्छे टीचर हैं। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों ने पहले देने के प्रिंसिपल को फॉलो किया था। एजुकेशन देना उनके लिए एक तरीका था। जितना ज्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में फर्क था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का सीक्रेट है। इसीलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन उनके पैसे को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा मैं उसे दान में दूंगा। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कभी एक्स्ट्रा पैसा आया ही नहीं। इसलिए वे ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे इंपॉर्टेंट रूल को भूल गए, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे यकीन करते रहे कि लो और फिर दो। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझ पर दोनों डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर कैपिटलिस्ट का है जो पैसे से पैसा कमाने के गेम को पसंद करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक सोशल रूप से जिम्मेदार टीचर का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ते फाइनेंशियल गैप से बहुत ज्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ते हुए गैप के लिए दकियानुसी एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार मानता हूँ। और इसी पॉइंट पर इन्हीं लर्निंग्स के साथ में चैप्टर 7 एंड हमारी सीख नंबर 6 यहीं पर विराम लेती है। चैप्टर 8 बाधाओं को पार करना। एक बार लोग पढ़ लें और उनमें पैसे की समझ आ भी जाए तो भी फाइनेंशियल आजादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने एसेट वाले कॉलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। एसेट वाला कॉलम जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है। एसेट वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपने की जिंदगी जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हरदम काम करने के झंझट से आजादी दे सकता है। ये 5 कारण हैं। 1 डर, 2 सनकीपन, 3 आलस, 4 बुरी आदतें और 5 जिद। कारण नंबर 1 पैसा खोने के डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो और मैं कभी किसी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान न उठाया हो। पर मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूं जिन्होंने एक भी पैसा नहीं खोया है इन्वेस्टमेंट में। पैसा खोने का डर नेचुरल है, ये हर आदमी को होता है, अमीरों को भी। पर ये डर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद सिचुएशन से किस तरह से डील करते हैं। आप नाकामयाबी को किस तरह से लेते हैं और ये आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिंदगी में सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में बेसिक फर्क यही होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौकों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौकों पर डरपोक। मेरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम की नर्स है। जब भी वो खून देखती है तो वो तुरंत काम में जुट जाती है। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट का जिक्र करता हूं वो भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूं तो मैं भागता नहीं, मैं बेहोश हो जाता हूं।
मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर या फोबिया को समझते थे। कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं, दोनों ही फोबिया हैं। उनका कहना था, पैसा गंवाने के बारे में उनका सुझाव ये छोटी सी लाइन थी, अगर आप रिस्क से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसलिए बैंक तभी बचत यानी सेविंग्स की आदत डालना चाहती है जब आप छोटे होते हैं। अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज्यादा आसान होगा। मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं कहूंगा, पर 20 साल की उम्र में सेविंग शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में सेविंग शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत ही बड़ा फर्क। कहा जाता है कि दुनिया के अजूबों में से एक है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। मैनहट्टन आइलैंड की परचेज दुनिया के महान डील्स में से एक मानी जाती है। न्यूयॉर्क को $24 में खरीदा गया था, पर अगर उस $24 को 8% एनुअल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया जाता तो वही $24 1995 के अंत तक $28 ट्रिलियन से ज्यादा हो गए होते। मैनहट्टन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर दोबारा खरीदा जा सकता था, और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजलिस का ज्यादातर हिस्सा खरीदा जा सके। मेरा पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है। वो 25 सालों से वहां पर है। अगले 5 सालों में वो कंपनी छोड़ देगा और उसके 401 के रिटायरमेंट प्लान में $40 लाख जमा होंगे। ये मेनली फास्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए हैं, जो बाद में बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बदल लिए जाएंगे। जॉब छोड़ते वक्त उसकी उम्र सिर्फ 55 साल होगी और उसके पास $3 लाख से ज्यादा की पैसिव इनकम होगी, जो कि उसकी सैलरी से ज्यादा होगी। अगर आप हारने या रिस्क लेने से डरते हैं तो यह भी किया जा सकता है, पर अगर आपको जल्दी ही इसकी शुरुआत करनी होगी और एक रिटायरमेंट प्लान तो बनाना ही होगा, और आपको इन्वेस्ट करने से पहले भी एक भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लानर की सर्विस लेनी होगी। पर अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं? मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वे सिर्फ इस टॉपिक को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाव था कि मैं टेक्सास के लोगों की तरह की मानसिकता रखूं। मैं टेक्सास और वहां के लोगों को पसंद करता हूं। उनका कहना था, टेक्सास में हर चीज बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वो बड़ी जीत होती है, और जब वे हारते हैं तो वो हार भी कमाल की होती है। वे हारना पसंद करते हैं? मैंने पूछा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक हारा हुआ खुश आदमी दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि हार ऐसी होती है, अमीर डैडी ने कहा। मैं रिस्क, रिवॉर्ड और फेलियर के बारे में टेक्सास के लोगों के नजरिए के बारे में बात कर रहा हूं। वे जिंदगी के बारे में इस तरह से सोचते हैं। वे बड़े स्केल पर जीते हैं। वे यहाँ के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते हैं, जो पैसे के मामले में बिल्कुल कॉकरोच की तरह होते हैं। जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कॉकरोच घबरा जाते हैं। अमीर डैडी समझाते रहे, मुझे टेक्सास का नजरिया सबसे ज्यादा पसंद है। जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गर्व होता है, और जब वे हारते हैं तो भी वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैमाने पर हुआ जाए। आप डुप्लेक्स के लिए दिवालिया हो जाएं, इसके बारे में कोई बड़ी शेखी नहीं बोली जा सकती। यहाँ पर ज्यादातर लोग हारने से इतना ज्यादा डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुप्लेक्स भी नहीं होता। वे माइक और मुझे लगातार ये बताया करते थे कि फाइनेंशियल फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग खेल को बहुत ज्यादा सेफ और बचकर खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। ये उनके शब्द थे। पेन टार्केंटन, जो कि एक वक्त का महान NFL क्वार्टरबैक था, उसने इस बात को दूसरी तरह से कहा है, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने ये पाया है कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। जब मैंने आखिरकार मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो उसके पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी गोल्फर से नहीं मिला हूं जिसने कोई गोल्फ बॉल न गुमा दी हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूं जिनका दिल कभी न टूटा हो।
और आज तक कभी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला हूं जिसने कभी पैसा न गवाया हो। तो ज्यादातर लोग फाइनेंशियल तौर पर इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं पर पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं, इसीलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे टेक्सास में अपनी ट्रिप्स के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। अगर आप सचमुच ये सीखना चाहते हैं कि रिस्क को, हार और फेलियर को किस तरह से संभाला जाए, तो सैन एंटोनियो जाकर अलेमो को देखो। अलेमो उन बहादुर लोगों की महान कथा है जिनके पास सक्सेस की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी ये जानते हुए उन्होंने लड़ने का ऑप्शन चुना। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का ऑप्शन चुना। ये पढ़ने लायक मोटिवेशनल स्टोरी है। वैसे ये एक दुखद मिलिट्री की हार है। वे आखिरकार फेल हुए, वे हार गए। तो टेक्सास के लोग किस तरह फेलियर का सामना करते हैं? वे अब भी चिल्लाते हैं, अलेमो को याद रखो। माइक और मैंने ये कहानी कई बार सुनी। जब भी अमीर डैडी किसी बड़े डील को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे, तब वे हमें ये कहानी सुनाया करते थे। जब भी वे काफी मेहनत कर चुके होते और या तो मामला सही हो जाता था या बिगड़ जाता था, तब वे हमें ये कहानी सुनाया करते थे। हर बार जब वे गलती करने या पैसा गंवाने से डरते थे, तब वे हमें यही कहानी सुनाया करते थे। इससे उन्हें ताकत मिलती थी, क्योंकि ये कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को फाइनेंशियल जीत में बदला जा सकता है। अमीर डैडी जानते थे कि फेलियर उन्हें ज्यादा मजबूत और स्मार्ट बनाएगी। ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाहते थे। वे सिर्फ इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगे। वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल देंगे। यही उन्हें एक विनर बनाता था और दूसरों को लूजर। इससे उन्हें रिस्क उठाने के लिए अपनी लिमिट से आगे जाने की हिम्मत मिलती थी, जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे। इसीलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना पसंद करता हूं। उन्होंने एक बड़े फेलियर को लिया और उसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बदल लिया, जिससे करोड़ों की इनकम हो रही है। पर उनके सबसे गहरे शब्द शायद ये हैं, टेक्सास के लोग अपनी हार को दफनाते नहीं हैं, वे उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। वे अपने हार को लेकर उन्हें नारों में बदल देते हैं। हार टेक्सास के लोगों को जीतने के लिए मोटिवेट करती है। पर यह फॉर्मूला सिर्फ टेक्सास के लोगों का ही फॉर्मूला नहीं है, ये सभी जीतने वालों का फॉर्मूला है। जैसा मैंने कहा कि मोटरसाइकिल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने के प्रोसेस का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मुझ में गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज्यादा पक्का इरादा आ गया था। मेरा इरादा गिरने से कम नहीं हुआ था। मैंने यह भी कहा है कि मैं कभी किसी ऐसे गोल्फर से नहीं मिला जिसकी बॉल कभी गलत नहीं गई हो। किसी टॉप के प्रोफेशनल गोल्फर के लिए बॉल खोना या टूर्नामेंट हारना उसे ज्यादा बेहतर बनने, कड़ी मेहनत करने और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करता है। इससे वे ज्यादा बेहतर बनते हैं। जीतने वालों के लिए हार एक इंस्पिरेशन बन जाती है, हारने वालों को हार बर्बाद कर देती है। जॉन डी रॉकफेलर के शब्दों में, मैं हमेशा हर मुश्किल को मौके में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूं। कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूं कि यह जापानी गलती थी। टोरा टोरा फिल्म में एक संयमित जापानी एडमिरल खुशियां मना रहे अपने नीचे काम करने वालों से यह कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो। एक नारा बन गया। यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार में से एक था। फिर भी इसके कारण उसे जीतने की इंस्पिरेशन मिली। इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी ही दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। हार जीतने वालों का सबसे बड़ा सीक्रेट और फार्मूला है। ये वो राज है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महान राज ये है कि हार जीतने की इंस्पिरेशन देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टार्केंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं।
जीतने का मतलब है हार से न डरना। पेन टारगेंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं इसलिए वे जानते हैं कि हार उन्हें सिर्फ ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर लोग पैसा गंवाने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे डुप्लेक्स के कारण ही दिवालिया हो जाते हैं। फाइनेंशियल रूप से वे जीवन में बहुत ज्यादा सेफ गेम खेलते हैं और बहुत छोटे स्केल पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, पर वे बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो मेन कारण जिसके कारण 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए स्ट्रगल करती है, वो ये है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने फाइनेंशियल प्लानर्स, अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास सीडी, कम इनकम वाले बॉन्ड, फ्रांसिस म्यूचुअल फंड्स और बहुत कम स्टॉक्स में बहुत सा कैश जमा होता है। ये एक सिक्योर और समझदारी से बनाया गया पोर्टफोलियो होता है, पर ये जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। ये उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझिए, शायद ये 70% पॉपुलेशन से बेहतर पोर्टफोलियो होता है और ये डरावना है, क्योंकि पोर्टफोलियो ना होने से बेहतर है सेफ पोर्टफोलियो होना। ये किसी ऐसे आदमी के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सेफ्टी को पसंद करता है, पर सेफ गेम खेलने और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो तरीका नहीं है जिससे सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपना गेम खेलते हैं। अगर आपके पास कम कैपिटल है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले तो फोकस्ड हो जाएं, बैलेंस्ड नहीं। अगर आप किसी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे तो शुरुआत में वे बैलेंस नहीं होते। बैलेंस्ड लोग कहीं नहीं जा पाते, वे एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रोग्रेस करने के लिए आपको पहले अनबैलेंस्ड होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रोग्रेस को देखें। थॉमस एडिसन बैलेंस्ड आदमी नहीं थे, वे फोकस्ड थे। बिल गेट्स भी बैलेंस नहीं थे, वे फोकस्ड थे। डोनाल्ड ट्रंप फोकस्ड थे। जॉर्ज सोरोस फोकस्ड थे। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें फोकस्ड किया और जर्मन लाइन के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मेजेनॉट लाइन में अपने आर्मी को फैलाया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अगर आप में अमीर बनने की इच्छा है तो खुद को फोकस्ड कर लें। अपने बहुत से अंडों को सिर्फ कुछ बास्केट में रख लें, वो न करें जो गरीब और मिडिल क्लास लोग करते हैं। वे बहुत कम अंडों को बहुत से बास्केट में रखते हैं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सेफ खेलें। अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सेफ खेलें और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और आप रिस्क उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं बल्कि सेफ खेलें।